स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन और इससे पहले की वीडियो में हम साइंटिफिक ओरिएंटेशन वैज्ञानिक अभिमुखन के बारे में पढ़ चुके थे और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्री अभिमुखन के दूसरे प्रकार मानविकी अभिमुखन के बारे में ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन। तो यहाँ हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मानविकी अभिमुखन कहते किसे हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में परिपक्व औद्योगिक व्यवस्था की नवीन परिस्थितियों और समस्याओं के फलस्वरूप समाजशास्त्र का रूप परिवर्तित हो गया। अमेरिकी समाजशास्त्र में मनोवैज्ञानिक तत्वों को प्रधानता देते हुए मनुष्य को इच्छा, भावना, उद्देश्य और बुद्धि के रूप में परिभाषित किया गया। वहाँ लोगों को नई व्यावसायिक संरचना के लिए तैयार रहने की प्रेरणा दी गई और उन सामाजिक समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा गया जो औद्योगिकरण, नगरीकरण और प्रवास के कारण उत्पन्न हुई। इस बदलते हुए सामाजिक परिवेश ने समाजशास्त्र में मानविकी अभिमुखन के विकास में बहुत योगदान दिया। यह अभिमुखन समाजशास्त्र में उन उपागमों की ओर संकेत करता है जो समाज को इसमें रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण में समझना चाहते हैं। यह अभिमुखन समाजशास्त्र के परंपरागत वाले लोगों के दृष्टिकोण में समझना चाहते हैं। यह अभिमुखन समाजशास्त्र के परंपरागत, प्रत्यक्षवादी और वैज्ञानिक अभिमुखन के विपरीत है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन को सबसे पहले चुनौती यूरोप में पिछली शताब्दी के अंत में डिल्थे द्वारा आनुभाविक परंपरा के विरोध में दी गई। यह चुनौती सामाजिक विज्ञानों में आनुभाविक और प्रत्यक्षवादी परंपराओं को दी गई, जिसमें समाजशास्त्र में कॉम्ट और दुर्खिम भी शामिल है। अमेरिका में डिल्थे से मिलता जुलता दृष्टिकोण चार्ल्स कूले का प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना। अमेरिका में समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी के बजाय आनुभाविक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया। अपनी आनुभाविक कमियों को पूर्ण करने के लिए समाजशास्त्र तथ्य एकत्रित करने में लग गया। यह उस समय बहुत से सिद्धांत थे, लेकिन तथ्य बहुत थोड़े थे। इसलिए 1920 से 1940 के बीच आनुभाविक समाजशास्त्रीय गतिविधि काफ़ी तेज थी। परिवारों, समुदायों, सामाजिक परिवर्तन, अपराध और बाल अपराध, विचलित व्यवहार, जनसंख्या आदि से संबंधित अनेक अध्ययन किए गए। इस समय वैज्ञानिक अभिमुखन के अनुरूप ऑकबर्न, चैपिन, बर्नार्ड और राइस ने प्रयोगों, नियंत्रित क्षेत्रीय अध्ययनों, तथ्यों की सांख्यिकी समीक्षा आदि पर जोर दिया। इसके ठीक विपरीत थॉमस पार्क लिंडस ने मानववादी व्यक्तिक अध्ययन और सहभागिक अवलोकन उपागमों पर विशेष ध्यान दिया, लेकिन फिर भी इनके अध्ययन प्रमुखतः तथ्यों पर ही आधारित थे। इसी समय नव प्रत्यक्षवाद, नियो पॉजिटिविज्म का बैन लुंडबर्ग और हार्ट ने समर्थन किया। इन्होंने वस्तुपरक माप, प्रचलनता और निगमनात्मकता सिद्धांत पर जोर दिया। इस नव प्रत्यक्षवाद का विरोध यूरोप के मानववादियों जैसे मैनहीम और गुरविच आदि ने किया। वास्तव में पिछले कुछ दशकों में विज्ञानवादिता पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया। उसी की प्रतिक्रिया के रूप में मानविकी अभिमुखन उभर कर सामने आया। मानविकी अभिमुखन को लेकर चलने वाले समाजशास्त्रियों ने उन वर्गों, व्यक्तियों और समूहों के अध्ययन पर जोर दिया जो काफ़ी समय से उपेक्षित रहे हैं और जिन्हें व्यवस्था द्वारा कोई संरक्षण नहीं मिल पाया है। ऐसे उपेक्षित लोगों के अध्ययन के बिना समाजशास्त्रीय ज्ञान अधूरा ही रहेगा। यहाँ लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि जहाँ समाजशास्त्र में अधिकांश लोगों का अध्ययन महत्वपूर्ण है, वहीं उपेक्षित लोगों, वर्गों, समूहों आदि का अध्ययन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए इस अभिमुखन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने वाले समाजशास्त्रियों का कहना है कि व्यक्तिगत पक्षों का अध्ययन किया जाना चाहिए। मानविकी अभिमुखन में वस्तुपरक अध्ययन की बजाय विषयपरक अध्ययन पर जोर दिया गया है। ये प्रयास किया गया है कि ऑब्जेक्टिव स्टडी न की जाए बल्कि सब्जेक्टिव स्टडी की जाए। समाज के बजाय व्यक्तिगत अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मानविकी अभिमुखन विज्ञानों में प्रयुक्त पद्धतियों, आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष और वस्तुपरकता को सामाजिक यथार्थ, सोशल रियलिटी को ठीक से समझने में बाधक मानता है। कई बार सामाजिक यथार्थ वस्तुपरक नहीं होकर विषयपरक होता है, जिसे वैज्ञानिक अभिमुखन को अपनाकर समझना संभव नहीं है। उसे तो मानविकी अभिमुखन में ही सही रूप से समझा जा सकता है। जड़ पदार्थों का अध्ययन तो वस्तुपरकता के साथ ही किया जा सकता है, किंतु सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन
पूर्ण वस्तुपरकता के साथ करना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। उसकी भावनाओं, विचारों का प्रभाव तो सामाजिक घटनाओं पर किसी न किसी रूप से पड़ता ही है। वह किसी तथ्य या घटना को क्या अर्थ देता है, उसे किस रूप में समझता है, इसका अध्ययन में बहुत महत्व है। और इसीलिए यहाँ सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए बोध या समझ, अंडरस्टैंडिंग पर विशेष बल दिया जाता है। समाजशास्त्र का मानवीय अभिमुखन ऐसे अध्ययनों का पक्षधर नहीं है जो व्यवस्था के पोषक हों, क्योंकि व्यवस्था उपेक्षित लोगों के अध्ययन में बाधक है और इसीलिए इस अभिमुखन में व्यवस्था का विरोध किया जाता है। इसका लक्ष्य समाज में उन मिथ्याओं को सामने लाना या उजागर करना है जिसका आश्रय लेकर व्यवस्था, मूल्य, संस्था आदि अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए हैं। इस अभिमुखन में विशेष समाज, विशेष समूह, विशेष वर्ग और विशेष व्यक्ति के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना जाता है। मैक्स वेबर की वेस्टहैम पद्धति मानवीय समाजशास्त्र की ही एक पद्धति है जिसमें बोध या समझ पर विशेष जोर दिया जाता है। मानवीय के अभिमुखन को ठीक से समझने के लिए मानववाद को समझ लेना भी ज़रूरी है। मानववाद शब्द पर हमें सैद्धांतिक, पद्धति शास्त्रीय और सक्रियतावादी दृष्टिकोण से विचार करना है। सैद्धांतिक दृष्टि से यह मानववाद समाजशास्त्र की मानववादी विषय वस्तु पर जोर देता है, जिसमें जटिल और परिवर्तनीय राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अर्थों और मूल्यों पर ध्यान दिया जाता है। पद्धति शास्त्रीय दृष्टि से मानवीय के अभिमुखन में विश्वास करने वाले विज्ञान की कठोर, अति संयम वाली पद्धति को अनावश्यक मानते हैं, उसे लाभदायक नहीं समझते और अधिक ढीले रूप में संयुक्त पद्धतियों जैसे सहभागिक अवलोकन और प्रघटना शास्त्रीय उपागमों का अध्ययन समर्थन करते हैं, जो सामाजिक जीवन और अन्य प्रघटनाओं में गुणात्मक अंतर को मान्यता देते हैं। ऐसा मानने वालों में गारफिंकल, लेसर और स्ट्रॉस, जोबर्ग और नेट आदि के नाम बहुत प्रमुख हैं। इस नवीन परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ये भी माना जाने लगा है कि समाजशास्त्र मानव दशा के अनुरूप प्रासंगिक होना चाहिए। मानवीय के दृष्टिकोण में विश्वास करने वालों का कहना है कि मनुष्य समाज के लिए सामाजिक प्राणी नहीं है, बल्कि प्राणी के लिए है। मानववादी समाजशास्त्र में वे लोग आते हैं जो स्वयं को काफ़ी संवेदनशील, मानव, अवलोकनकर्ता, भागीदार और पूरी तरीके से बुद्धिजीवी मानते हैं। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्रियों का प्रमुख दायित्व अपने आप को दिन प्रतिदिन के मामलों और समस्याओं में लगाना है, चाहे वे मामले नैतिक, राजनीतिक और सौंदर्य बोध से ही संबंधित क्यों ना हो। ये लोग समाजशास्त्र के लिए ऐसे ही मामलों और समस्याओं की प्रासंगिकता पर जोर देते हैं। मानववादी प्रमुख जोर दैनिक घटनाओं में सम्मिलित होने पर देते हैं, जैसे कि विद्यार्थियों के जीवन में भागीदार बनने पर, अपनी गंदी बस्तियों को संगठित करने के गरीबों के प्रयत्नों में, या किसी उभरते हुए सामाजिक आंदोलन में, या सैन्य बल पर अधिक खर्च करने के विरोध स्वरूप प्रदर्शन में भाग लेने पर। मानवीय के अभिमुखन में नैतिक तटस्थता को ठीक नहीं माना जाता। इस संपूर्ण विवेचन से यहाँ पे स्पष्ट होता है कि मानवीय के अभिमुखन वैज्ञानिक अभिमुखन के बिल्कुल विपरीत अभिमुखन है और इसमें वैज्ञानिक पद्धति के अति संयम और नैतिक निष्पक्षता को मान्यता नहीं दी गई है। इसमें दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान दिया जाता है और इसमें उपेक्षित और शोषित लोगों और कमजोर वर्गों के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। इन लोगों के अध्ययन के बिना समाजशास्त्रीय ज्ञान अधूरा ही रहेगा और इस अभिमुखन की सहायता से ही सामाजिक यथार्थ, सोशल रियलिटी को सही रूप में समझा जा सकता है। इसमें सहभागिक अवलोकन पद्धति और घटनाओं में अध्ययनकर्ताओं की भागीदारी को विशेष उपयुक्त माना जाता है। मानवीय के अभिमुखन की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे मानवीय के अभिमुखन वैज्ञानिकवाद, प्रत्यक्षवाद, आनुभाविकता, गणनात्मक तथ्यों आदि पर अधिक जोर दिए जाने के विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया और यह वैज्ञानिक पद्धति की कठोरता के बिल्कुल विरुद्ध है। सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने के लिए मानवीय के अभिमुखन में ऑब्जेक्टिव स्टडी के बजाय सब्जेक्टिव स्टडी पर बहुत अधिक बल दिया गया है। ये माना गया है कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन ना किया जाए बल्कि विषयनिष्ठ अध्ययन ही किया जाए। इसका कारण ये है कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन में प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटना का सभी पहलुओं से अध्ययन करना संभव ही नहीं होता है और इसीलिए यहाँ सामाजिक यथार्थ के अंतर्निहित अर्थ और बोध को विशेष महत्व दिया जाता है। मानवीय के अभिमुखन में ये माना जाता है कि सामाजिक यथार्थ स्थिर नहीं है, उसे निर्मित और पुनः निर्मित किया जा सकता है और इस कार्य को वैज्ञानिक अभिमुखन अपनाकर नहीं बल्कि मानवीय के अभिमुखन अपनाकर ही किया जाता है। मानवीय के अभिमुखन में
उपेक्षित वर्ग, शोषित वर्ग, महिलाओं आदि के अध्ययन पर जोर देकर समाजशास्त्रीय ज्ञान के सही उपयोग के महत्व को दर्शाया जाता है। इस अभिमुखन में सब प्रकार के पूर्वाग्रहों और पूर्व स्थापित मान्यताओं से अध्ययनकर्ता अपने आप को मुक्त रखता है ताकि नवनिर्मित सामाजिक यथार्थ की निष्पक्षता का अध्ययन और परीक्षण किया जा सके। मानवीय के अभिमुखन में केवल समाज के अध्ययन पर ही जोर नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है। मानवीय के अभिमुखन में सामाजिक प्रतिमानों को प्रतिमानात्मक के बजाय अर्थ प्रतिमान के संदर्भ में समझने पर जोर दिया जाता है। यहाँ यह देखा जाता है कि लोग विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक प्रतिमानों का स्वयं क्या अर्थ लगाते हैं और उनका किस प्रकार उपयोग करते हैं। मानवीय के अभिमुखन में स्वयं व्यवस्था और साथ ही व्यवस्था के पोषकों के प्रति विरोधी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। मानवीय के अभिमुखन में अध्ययन के लिए ऐसी पद्धतियों का सहारा लिया जाता है जो वास्तविकता के बहुत अधिक निकट होते हैं, जैसे कि सहभागिक अवलोकन है, डायरियाँ हैं, पत्र हैं, आत्मकथाएं और जीवनियाँ हैं। इनका सहारा ऐसे अध्ययन में किया जाता है। मानवीय के अभिमुखन में कुछ सामाजिक यथार्थ के अध्ययन के उपागम हैं, जैसे कि एथनोमेथोडोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, प्रघटना शास्त्र, रेडिकल अप्रोच, आमूल परिवर्तनवादी उपागम, सिंबॉलिक इंटरेक्शन या प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। सबसे पहला उपागम हम पढ़ेंगे इथनोमेथोडोलॉजी। ये उपागम समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ को समझने में नया आयाम प्रस्तुत करता है। इस उपागम ने समाजशास्त्र में कई परंपरागत विचारधाराओं को चुनौती दी है। सबसे पहले गारफिंकल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन इथनोमेथोडोलॉजी में इस उपागम को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। यह उपागम समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ को समझने में नया आयाम प्रस्तुत करता है। इसमें सामाजिक यथार्थ का निकटता से और प्रत्यक्ष रूप में अध्ययन संभव है। ये उपागम मानवीय व्यवहार के उन पक्षों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है जो व्यक्ति के जीवन की दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं से संबंधित है। इस उपागम में 3 पक्षों के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। पहला है दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं का अध्ययन, दूसरा है भाषा का सामाजिक पक्ष का अध्ययन और तीसरा है सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जो कि व्यक्ति अपने व्यवहार में काम में लेता है। एथनोमेथोडोलॉजी के प्रवर्तक सामाजिक संरचना को प्रदत्त नहीं मानकर परिवर्तनशील प्रघटना मानते हैं। इस उपागम में उस सामाजिक यथार्थ के अध्ययन पर जोर दिया जाता है जिसका निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। इस उपागम में व्यक्ति की परिस्थिति के बजाय उसके भूमिका अदा करने की विशिष्टता अधिक महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसकी सहायता से सामाजिक यथार्थ को अधिक उत्तमता के साथ समझा जा सकता है। इस उपागम में प्रश्नावली और अनुसूची जैसी अप्रत्यक्ष अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग नहीं करके सहभागिक अवलोकन, डायरियों, आत्मकथाओं आदि प्रविधियों को काम में लाया जाता है। इस उपागम में वस्तुपरक अध्ययन पद्धति, आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष और सर्वेक्षण प्रणाली को महत्व नहीं देकर व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव स्टडी और बोध अंडरस्टैंडिंग पर विशेष जोर दिया जाता है और इसमें संचार या कम्युनिकेशन अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग होता है। संचार के लिए लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ भाषा के व्याकरण या अर्थ पर ध्यान नहीं देकर उसके सामाजिक पक्ष को समझने पर बल दिया जाता है। इस उपागम में सामाजिक प्रतिमानों के व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया जाता है या ये देखा जाता है कि व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों को व्यवहार में कैसे लाते हैं। ये उपागम समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन को चुनौती देने और मानवीय अभिमुखन के महत्व को बढ़ाने में भी सहायता करता है। दूसरा है उपागम प्रघटना शास्त्र, फेनोमेनोलॉजी। सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए प्रघटना शास्त्र दर्शन का सहारा लेना होता है। इस उपागम में प्रघटना की विषय वस्तु और अध्ययनकर्ता को अलग अलग बताया गया और कहा गया कि ये दोनों एक ही नहीं हैं। इस उपागम में अनुभवों को 2 स्तरों पर समझने का प्रयत्न किया गया है। पहला है सम्मिलित अनुभव, शेयर्ड एक्सपीरियंस, तथा दूसरा है विशिष्ट अनुभव, यूनिक एक्सपीरियंस। प्रथम प्रकार के अनुभवों के आधार पर सामान्यकरण किए जा सकते हैं, जबकि विशिष्ट अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के पृथक पृथक होते हैं। इस उपागम में सामाजिक प्रघटना के अध्ययन के लिए इडियोटिक रिडक्शन, जड़मति रूपांतरण पर बल दिया जाता है। इस उपागम के अनुसार सामाजिक प्रघटना का अध्ययन उस रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप की कोई विशिष्ट पहचान किसी स्थिति या परिस्थिति या संरचना विशेष की वजह से होती है। यदि उसे सामाजिक प्रघटना उस स्थिति
परिस्थिति या संरचना विशेष से पृथक कर दिया जाए तो उसका रूप भी परिवर्तित हो जाता है, फिर उस सामाजिक प्रघटना की पहचान ही कठिन हो जाती है। तीसरा उपागम है आमूल परिवर्तनवादी उपागम। आमूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्र प्रमुखता एवं प्रौद्योगिकी के प्रभाव से जनित सामाजिक स्थिति के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ। ये उपागम व्यवस्था का विरोधी और परिवर्तन का समर्थक है। रेडिकल या आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा 1967 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में उभर कर सामने आई। युद्ध और संघर्ष को आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा का आधार माना गया और ये स्पष्ट किया गया कि इसी के माध्यम से परिवर्तन संभव है। इस विचारधारा के समर्थकों का कहना था कि समाजशास्त्र में शोषित, उपेक्षित, दलित या कमजोर वर्ग के लोगों के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस वर्ग के लोगों को कभी भी व्यवस्था का संरक्षण नहीं मिला। इन लोगों का अध्ययन करके समाजशास्त्र ज्ञान का सही उपयोग कर सकता है। आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा के समर्थक अमेरिका के समाज में होने वाले भेदभावों और सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। वहाँ इस विचारधारा ने विद्यार्थियों, हपशियों और बुद्धिजीवियों को काफ़ी प्रभावित किया है। मानववादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आमूल परिवर्तनवादी उपागम का काफ़ी महत्व है। चौथा उपागम है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, सिंबॉलिक इंटरेक्शन। यह अंतःक्रिया का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें कुछ संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों आदि का प्रयोग किया जाता है। इस उपागम में व्यक्ति या समूह की भाषा, हाव भाव या भाव भंगिमाओं को संचार और पारस्परिक अंतःक्रिया का प्रमुख आधार माना जाता है। इसमें भाषा के व्याकरण या शब्दकोश में उल्लेखित अर्थ को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि सामाजिक पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें भाषा के सामाजिक पक्ष को समझने पर जोर दिया गया है। इन उपागमों से समाजशास्त्र का मानवीय अभिमुखन अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है और इन सब उपागमों का विकास मुख्यतः विज्ञानवादिता और वैज्ञानिक अभिमुखन के विरोध में हुआ। वर्तमान में समाजशास्त्र में इन दोनों ही उपागमों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। जैसे समाजशास्त्र 1970 से आगे बढ़ता है, एक प्रश्न उठता है कि क्या मौजूदा मानवीय प्रत्यक्षवादी ध्रुवीकरण जारी रहेगा या मानवीय अभिमुखन की भूमिका बहुत साधारण हो जाएगी। इसके संबंध में कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यक्षवाद, औपचारिकता और गणितीय समाजशास्त्र तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन जारी है जिनमें पुरानी और नवीन ऐसी गणनात्मक प्रविधियों का उल्लेख है जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के अनुरूप है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय गोष्ठियों में गणितीय समाजशास्त्र, मॉडल निर्माण, सिद्धांत संरचना आदि पर विचार विमर्श होता है। प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्र का अस्तित्व काफ़ी कुछ बना रहेगा और इसे समाजशास्त्र के एक प्राकृतिक विज्ञान होने के परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन भी मिलता रहेगा। इसका कारण ये है कि आज औद्योगिक प्रौद्योगिकी की मांग इसी दिशा में है। मानवीय के अभिमुखन से संबंधित समाजशास्त्रियों का प्रभाव भी जारी रहेगा और ये बात इस आधार पर कही जा सकती है कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों में गुणात्मक पद्धति पर जोर दिया गया है। इसके अलावा समाजशास्त्र की कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की गोष्ठियों में स्त्रियों, गरीबों, काले लोगों और अन्य जनजातीय अल्पसंख्यकों पर विचार किया जाता है। मानववादी समाजशास्त्र का अस्तित्व बना रहेगा और एक प्रभावी अल्पसंख्यक के रूप में। ऐसा दो कारणों से संभव हो सकेगा। पहला, मानव व्यवहार के संबंध में परंपरागत मानववादी विचारों से। दूसरा, यूरोप और अमेरिका में आमूल परिवर्तनवादी और मार्क्सवाद की निरंतर शक्ति से। ऐसी संभावना है कि निकट भविष्य में वैज्ञानिक और मानववादी दोनों ही अभिमुखनों का महत्व बना रहेगा। किसी एक अभिमुखन की दूसरे पर पूरी विजय की संभावना नहीं है। एक ही दूसरे पर विजय का परिणाम तो ये होगा कि एक ही सिद्धांत, पद्धति और मूल्य विचारधारा संपूर्ण समाजशास्त्र को आच्छादित कर देगी। एक अच्छा लक्षण ये है कि आज अधिकतर समाजशास्त्री प्रत्यक्षवादी या मानववादी विवाद से पृथक रहकर अपने अपने परिप्रेक्ष्य या अभिमुखन के अनुरूप सीमित क्षेत्र में अध्ययन कार्य में लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। समाजशास्त्रीय अध्ययन का वैज्ञानिक एवं मानविकी अभिमुखन, जिसमें हम अभिमुखन की अवधारणा को स्पष्ट रूप से पढ़ चुके हैं। मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन एंड मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। इसके बाद हमने यहाँ पे
टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, समाजशास्त्री अभिमुखन के दो प्रकारों का अध्ययन किया है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य या वैज्ञानिक अभिमुखन, जिसे हम साइंटिफिक ओरिएंटेशन कहते हैं, और दूसरा है मानवतावादी या मानविकीय अभिमुखन, जिसे ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक अभिमुखन के समर्थक विद्वान ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमैनुएल डुर्खीम, मैक्स वेबर, टॉर्क्वेट पार्सन्स के विचारों का अध्ययन हमारे द्वारा किया गया। और अंत में हमने मानवीय अभिमुखन में सामाजिक यथार्थ के अध्ययन के प्रमुख उपागम इथनोमेथोडोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, रेडिकल अप्रोच, सिंबॉलिक इंटरेक्शन का अध्ययन किया।